Hello everyone, today we will discuss about the geomorphic process. This chapter is related to the class 11 geography, chapter number 6. So let's start our chapter geomorphic process. First of all, we discuss about the meaning of geomorphic process. So if we split this word into two parts, geo and morphic, then we get the meaning of this word. For it, geo means earth and morphic means shape of structure. Shape of structure मीन्स कि हम यहाँ पर स्टडी करेंगे अर्थ और अर्थ के ऊपर जितने भी स्ट्रक्चर हैं, जितने भी शेप ऑफ स्ट्रक्चर है उनके बारे में. So everyone listen, we can observe that the earth is uneven. हमने देखा कि ये अर्थ पूरी अनइवन है. तो व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड इट कि अर्थ जो है वो अनइवन क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्या है. तो इसके पीछे रीज़न जो है वो है टू फोर्सेस always apply on the earth, that is एंडोजेनेटिक फोर्स एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स. यानी अर्थ के ऊपर हमेशा दो तरह के फोर्सेस एग्जिस्ट रहते हैं जिनकी वजह से अर्थ अनइवन है. एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक. सो these forces apply, so that's why the earth is uneven. So first of all we discuss about the geomorphic process. Geomorphic split into जो geomorphic process है वो टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक. अब बेटा लिसन, द फोर्सेस, द एंडोजेनेटिक फोर्सेस, एंडो मीन्स अर्थ के इनसाइड, द फोर्सेस विच अप्लाई और विच आर इनसाइड ऑफ द अर्थ, दे आर कॉल्ड एंडोजेनेटिक फोर्स. जितने भी फोर्सेस हैं जो अर्थ के इनसाइड हैं उनको हम एंडोजेनेटिक फोर्सेस बोलते हैं. अब एंडोजेनेटिक फोर्स भी फर्दर वी कैन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, despotism and sudden movement, and exogenetic force which are apply on surface of earth. ऐसे कुछ फोर्सेस हैं जो अर्थ के सरफेस पर भी लगे रहते हैं. तो जैसे जो अर्थ की सरफेस पर हम देखते हैं कि जितने भी माउंटेनियस एरियाज़ हैं जो भी हैं उनको इरोजन, वेदरिंग होती है, इरोजन होता है और डिपोजिशन होता है. मीन्स कि इनको लेवलिंग करने का काम करते हैं. तो यहाँ पर ये तो हुआ डिस्ट्रक्शन, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव फोर्स. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड destructive force, and this is called constructive force also. This is also called constructive forces. Why it is called contrastive forces? Because यहाँ पर हमने देखा एंडोजेनेटिक फोर्स से ही माउंटेन्स बिल्ड होते हैं और साथ में कॉन्टिनेंट बिल्ड होते हैं. तो कॉन्टिनेंट और जो माउंटेन्स बिल्ड हो रही है यानी कंस्ट्रक्ट हो रही है, अर्थ जो है कंस्ट्रक्ट हो रही है. डेट्स वाई द एंडोजेनेटिक फोर्स इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव फोर्स, एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स विच आर अप्लाई ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव फोर्स, क्योंकि वो इरोड करती है, इरोड कर उसे डैमेज करने के काम कर रही है. यानी उसकी जो हाइट है उसको कम करने में लगे रहते हैं ये फोर्सेस. तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस. सो अगेन एंडोजेनेटिक फोर्स इनसाइड ऑफ द अर्थ, ये भी मैं बता देती हूँ, इनसाइड. ठीक है, जो अर्थ के इनसाइड फोर्सेस लगते हैं दैट इज कॉल्ड एंडोजेनेटिक, और ये कौन से हैं, एक्सोजेनेटिक. नाउ अनदर, इट इज स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट्स. One is sudden movement and one is slow movement.
जो स्लो मूवमेंट है, द प्रोसेस ऑफ स्लो मूवमेंट इज कॉल्ड डेस्पोटिज्म. So here despotism means the slow movement. Despotism means the slow movement. अब जो स्लो मूवमेंट है अर्थ क्या स्लो मूवमेंट, जस्ट एग्जांपल हम इसको एक इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मैं रात को सोई और मैं सुबह उठी, तो मैं जब रात को सो के सुबह उठी तो मुझे एज यूजुअल दिखाई दिया, मेरे को कोई भी चेंज दिखाई नहीं दिया. बट एक रात में उठी और सुबह देखा कि अर्थक्वेक या एक मेरे सामने, मेरे घर के सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया, तो डैट इज़ कॉल्ड सडन मूवमेंट. की वॉल्केनिक इरप्शन हुआ मेरे घर के सामने और एक बहुत बड़ा माउंटेन खड़ा हो गया, तो डैट इज़ कॉल्ड सडन मूवमेंट. अब या फिर मैं सुबह उठी और मेरे घर के सामने बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो गया, बिल्डिंग्स गिर गई ड्यू टू द अर्थक्वेक. तो सडन मूवमेंट यानी कि हम सुबह उठे और एकदम से जो होना, एंड स्लो मूवमेंट जिसमें इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर वी ऑब्जर्व चेंजेस. अगर हमें चेंजेस देखने तो हमें वो ऑब्जर्व जो चेंजेस हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर में दिखाई देते हैं, मतलब एक लाइफ स्पैन के अंदर हमें उसमें चेंजेस या एक दिन में उनमें चेंजेस दिखाई नहीं देते हैं. सो द डेस्पोटिज्म, द प्रोसेस ऑफ एलिवेशन of the process of that move and elevate, that is called despotism. यानी जो भी प्रोसेस है जो एलिवेट करता है या एलिवेट करता है, यानी एलिवेट यानी मूव, एलिवेट अपलिफ्ट करता है या डाउनलिफ्ट करता है, that is called despotism. Now despotism again divided into epiorigenic and orogenic. What is it? Epiorigenic means बिल्डिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट. जो फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट होती है, इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट. जो एपी ओरिजेनिक फोर्स है उसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट होता है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट. एंड ओरिजेनिक फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, ऑफ माउंटेन. अब ये कैसे होता है तो हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. बेटा हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में 3 टाइप्स की फोर्सेस वी हैव डिस्कस इट. फर्स्ट इज व्हेन द प्लेट्स, लिथोस्फेरिक प्लेट मूव अपोजिट डायरेक्शन, देन इट इज डाइवर्जेंट फोर्स. एंड when the plates of lithospheric plates move forward or in this direction, then it is called convergent force. Convergent force. So जो convergent force है एंड डाइवर्जेंट फोर्स है, उन्हीं की वजह से या तो कॉन्टिनेंट बिल्ड होते हैं या माउंटेन्स बिल्ड होते हैं. अब हम यहाँ देखते हैं, देखो बेटा, अगर यहाँ पर ये दोनों अलग हुए यानी दूर हुए तो बीच में गैप आया, क्रैक आया, और उस क्रैक को हम बोलते हैं फॉल्ट. या फिर यहाँ पर, और जब फॉल्ट आता है तो नीचे से मैग्मा या लावा निकलता है और एक कॉन्टिनेंट या अर्थ की जो शेप है वो बिल्ड हो गई, तो यहाँ पर तो क्या हुआ, कॉन्टिनेंट बिल्ड हुआ. बट जब कन्वर्जेंट फोर्स हुआ, देखो यहाँ पर क्या हुआ, कॉन्टिनेंट, यानी जो प्रेशर लगा था, जो प्रेशर लगा यहाँ पर वो कौन सा लगा, वहाँ पर, यहाँ पर जो प्रेशर लगा वो वर्टिकल प्रेशर लगा, यानी ऊपर आया, मैग्मा क्या आया, ऊपर आया. तो यहाँ पर तो कौन सा प्रेशर लगता है, वर्टिकल. यहाँ पर कौन सा प्रेशर लगा, वर्टिकल. बट कन्वर्जेंट प्लेट के अंदर ये दोनों प्लेट इस डायरेक्शन में जा रही हैं, और जब ये दोनों इस डायरेक्शन में जा रही हैं तो ये जो है इसके नीचे जाएगी, यानी जो लाइटर प्लेट है वो उसके नीचे और दूसरी वाली प्लेट इसके ऊपर जाएगी,
और इस तरीके से यहाँ पर, यानी ये जो प्लेट है वो ऐसे जाएगी, ये प्लेट, ये एक प्लेट है, ये इसके नीचे गई कन्वर्जेंट फोर्स के अंदर, और ये वाली प्लेट जो दूसरी वाली प्लेट थी वो ऐसे इसके ऊपर, ऐसे उसके ऊपर स्टार्ट हो गई जाना। तो ये प्लेट फॉर एग्जांपल, अगर ये लिथोस्फेरिक प्लेट 1 है, ये लिथोस्फेरिक प्लेट 2 है, तो जब ये ऊपर गई तो यहाँ पर जो बना माउंटेन फील्ड, और कौन सा माउंटेन बनेगा? फोल्ड माउंटेन। तो जब फोल्ड माउंटेन बना तो यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है प्लेट्स का वो कैसे लग रहा है? हॉरिजॉन्टली। सो यहाँ पर जो फोर्सेस अप्लाई हुए वो हॉरिजॉन्टली हुए। कैसे हुए? हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पर यानी जो ओरिजिनिक है उसके अंदर हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स। और कॉन्टिनेंट में कौन सा फोर्स अप्लाई होगा? वर्टिकल फोर्स अप्लाई होगा, क्योंकि वहाँ पर लावा और मैग्मा नीचे से ऊपर आ रहे हैं। ओके, आई होप कि तुम्हें ये समझ में आया होगा। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सडन मूवमेंट। अब सडन मूवमेंट के अंदर हम लोगों ने देख ही रखा है कि वोल्केनिज्म और अर्थक्वेक। वोल्केनिज्म क्या होता है कि एकदम से वोल्केनिक इरप्शन हो जाना, अर्थ का जो लिथोस्फेरिक क्रस्ट है वो क्रैक होना, और क्रैक होने के साथ साथ उसके अंदर से नीचे, आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी लेयर में, एनिस्थोस्फेयर लेयर में जो हमारी क्रस्ट की नीचे वाली लेयर है उसमें मैग्मा या लावा है, वो लावा बाहर आ जाता है, और जब वो बाहर आता है तो हम उसे कहते हैं वोल्केनिज्म। अब अर्थक्वेक क्या है? जब भी ये सडन प्लेट, ये किसी भी इनसाइड फोर्सेस की वजह से अर्थक्वेक सडन वाइब्रेट होती है। जब वाइब्रेट होती है तो क्या होता है, हमें क्या महसूस होता है? वाइब्रेशन महसूस होता है, दैट इज कॉल्ड अर्थक्वेक, जिसको हमने हमारी पिछले वाले चैप्टर में अच्छे से डिटेल फॉर्म में इनके बारे में स्टडी कर चुके हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द एक्सोजेनेटिक फोर्स। तो डेस्पोटिज्म आपको समझ में आ गया। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज डेस्पोटिज्म। तो डेस्पोटिज्म मीन्स द स्लो मूवमेंट विच आर द ऑल प्रोसेसेस that move elevated, and it is another divided into two part, epiorogenic and orogenic, or epiorogenic from the earth or continent. Epi means continent and orogenic means formation, and orogenic means the formation of mountain. Okay, in epiorogenic it apply the vertical force, and orogenic it apply the horizontal force. So now we discuss about the exogenetic force. Exogenetic force. Exogenetic force means the forces which apply surface of the earth. यानी जो ऐसे forces जो अर्थ के बाहर या सरफेस पर हमें दिखाई देते हैं। तो जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं उनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। फर्स्ट इज वेदरिंग, सेकंड इज इरोजन, एंड थर्ड इज डिपोजिशन, बट हम यहाँ पर पढ़ेंगे मास मूवमेंट। तो हम एक्सोजेनेटिक के अंदर ये 3 पार्ट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द वेदरिंग। वेदरिंग मीन्स क्या है? देखो बेटा, हमने देखा कि एक कोई भी माउंटेन है या कहीं भी एक रॉक का टुकड़ा है, कहीं भी एक रॉक का टुकड़ा है। मान लीजिए यहाँ पर एक रॉक का टुकड़ा पड़ा हुआ है बहुत बड़ा। अब इस रॉक के टुकड़े का स्प्लिटिंग हो जाना है, यानी ये जो रॉक का टुकड़ा है
वो ऐसे टुकड़ों में बढ़ जाना, या फिर कुछ अलग, कुछ बड़े कुछ छोटे। तो इस तरीके के रॉक के टुकड़े में कन्वर्ट हो जाना, डेट इज़ कॉल्ड वेदरिंग। बट ये ध्यान रखना, ये जो टुकड़ा है, ये जो टुकड़ा था वो यहाँ पर नहीं, इसी जगह, ये ध्यान रखना, इसी जगह ये ब्रेक हो गया और ये इस चीज़ में इस तरीके से ये कन्वर्ट हो गया। ये जो टुकड़ा था वो इस तरीके से कन्वर्ट हो गया, तो डेट इज़ कॉल्ड वेदरिंग। वेदरिंग के अंदर जो ब्रेक्स होता है, रॉक ब्रेक होती है, स्प्लिटिंग होती है रॉक की, डेट इज़ कॉल्ड वेदरिंग। अब वेदरिंग के अंदर द वेयरिंग डाउन द रीफ फीचर, यानी कोई भी रीफ फीचर की वेयरिंग डाउन या इरोजन होना या टूटना, स्प्लिट होना, उस टर्म को बोला जाता है ग्रेडियन। नाउ वेदरिंग का जो रीज़न है वो कौन कौन से हैं? वेदरिंग है वो किस किस रीज़न से होती है? तो जो वेदरिंग है उसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं, केमिकल प्रोसेस, सेकंड है फिजिकल प्रोसेस, एंड थर्ड इज बायोलॉजिकल प्रोसेस। सो लेट्स डिस्कस ईच ऑफ वन। हम एक एक के बारे में, एक्चुअली में यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी, मैं यहाँ पर समझा देती हूँ। अब मैं राइट करती हूँ केमिकल प्रोसेस। व्हाट इज केमिकल प्रोसेस? अब देखिए, केमिकल प्रोसेस मीन्स जो केमिकली रिएक्ट होकर जो रॉक्स है वो स्प्लिट हुई, यानी केमिकली रिएक्ट होकर जो रॉक है वो स्प्लिट हुई, डेट इज कॉल्ड केमिकल प्रोसेस। तो केमिकल के अंदर भी, केमिकल प्रोसेस के अंदर भी काफ़ी सारे प्रोसेस हैं, जैसे सॉल्यूशन के साथ साथ हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के बाद में कार्बोनेशन। अब हम एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, काफ़ी टाइम क्या होता है कि सॉल्यूशन, यानी कि कुछ एक ऐसे मटेरियल या ऐसे रॉक्स होती हैं जो सॉल्यूबल होती है, जो केमिकली रिएक्शन करती हैं और सॉल्यूबल होती हैं, और उसकी वजह से जो रॉक्स हैं वो वाटर के साथ डिज़ोल्व होकर और वहाँ से ब्रेक हो जाती हैं, यानी वहाँ से उस वाटर के साथ सॉल्यूबल होकर और वो स्प्लिट हो जाती हैं, तो डेट इज़ कॉल्ड सॉल्यूबल। सॉल्यूबल में क्या हुआ कि कोई भी मटेरियल, भले ही वो कैल्शियम, जैसे हम एग्जांपल लेते कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम जो कार्बोनेट है वो वाटर के साथ सॉल्यूबल है, तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की जो रॉक्स होंगी, वो रॉक्स जो वाटर है उससे क्या होंगी, सॉल्यूबल होंगी और वो स्प्लिट हो जाएंगी। तो इस तरह के जो रिएक्शन होता है केमिकल प्रोसेस, जिसकी वजह से रॉक स्प्लिट हुई, डेट इज कॉल्ड सॉल्यूबल केमिकल प्रोसेस। अब हाइड्रेशन आपको पता है, हाइड्रेशन का मतलब H2O, यानी वाटर के साथ रिएक्ट होना। तो वाटर के साथ रिएक्ट होने से क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स बार बार जो पानी से रिएक्ट, यानी बार बार रॉक के अंदर पानी गया, तो पानी से जो मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सपेंड होते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, एक्सपेंड हो गए, और जब मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड हो गए तो उनके अंदर क्या हो गया, एक्सपेंशन होने से जो मॉलिक्यूल्स थे वो लूज़ हो गए और वो ब्रेक होना, यानी उनको अब ब्रेक करना ईजी हो गया।
तो वाटर जैसे ही वाटर जाता है किसी के अंदर तो वो मॉलिक्यूल्स को बार बार एक्सपेंड करेगा और बार बार स्ट्रेस हो जाएंगे। तो जब मॉलिक्यूल एक्सपेंड हो जाता है तो मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड हो जाते हैं तो उनको जो ब्रेक करना है वो ईजी हो जाता है, यानी जो वाटर है वो उसको ईजीली ब्रेक कर देता है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए। नाउ दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रेशन। मतलब हाइड्रेशन यानी पानी की वजह से क्या हो जाना, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाना, एक्सपेंड हो जाना और उसकी वजह से वेयरिंग होना यानी क्रैक्स आ जाना या फिर वेयरिंग डाउन या इरोडेड होना। यस, नाउ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स होता है जो एयर की वजह से काफ़ी बार रॉक्स स्प्लिट होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ तो आपने देखा होगा आयरन, तो जहाँ पर फेरस यानी Fe, जहाँ पर फेरस रॉक्स होती हैं, जहाँ पर आयरन की रॉक्स होती है वो ऑक्सीडेशन होती है, यानी उनमें ऑक्सीडेशन की वजह से रस्ट लग जाता है, जंग लग जाती है और जंग की वजह से वो क्या हो जाती हैं, स्प्लिट हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि कभी भी आयरन होता है उसके ऊपर, जैसे ये आयरन की प्लेट है तो ऑक्सीडेशन होने की वजह से उसमें जंग लग जाएगी और ये क्या हो गया, जो ये पार्टिकल्स थे वो स्प्लिट हो गए, यहाँ से ये अलग हो गए इस रॉक से, तो डेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कार्बोनेशन क्या होता है, कार्बोनेशन के अंदर कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, जैसे फेल्सपार है वो रिएक्शन करता है, तो कार्बोनेट जब बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो जो रॉक्स हैं वो स्प्लिट होती हैं। तो दिस इज ऑल आर कॉल्ड केमिकल प्रोसेस। नाउ वी डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रोसेस। देखो बेटा फिजिकल प्रोसेस के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर सबसे इम्पॉर्टेंट। अब फिजिकल प्रोसेस के अंदर क्या होगा, फिजिकल प्रोसेस। अब फिजिकल प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर, टेम्परेचर भी रॉक्स को एक्सपेंड करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जो टेम्परेचर की वजह से रॉक्स बढ़ेंगी और फिर वो सिकुड़ जाएंगे। तो बार बार एक्सपेंड होना रॉक्स का और बार बार कॉन्ट्रैक्ट होना, उसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लूज़ हो जाते हैं उसके, और जब लूज़ होकर और स्प्लिट होते हैं तो डेट इज़ कॉल्ड फिजिकल प्रोसेस। तो जब टेम्परेचर की वजह से एक्सपेंशन होगा और एक्सपेंशन होने के बाद में जब कॉन्ट्रैक्शन यानी उसके अंदर क्या होगा, एक्सपेंशन होने की वजह से मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, लूज़ हो गए और लूज़ होकर वो क्या हो गए, ब्रेक हो गए। तो दिस प्रोसेस जो टेम्परेचर की वजह से एक्सपेंशन हुआ और एक्सपेंशन की वजह से ब्रेक हुआ, तो डेट इज़ कॉल्ड एक्सप्लॉयशन, डेट इज़ कॉल्ड एक्सपॉल्यूशन। ओके, नाउ ये जो है फिजिकल प्रोसेस इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैकेनिकल प्रोसेस। और ये काम जो टेम्परेचर के साथ साथ वाटर, ये फ्रीजिंग वाटर भी करता है। जब 0 डिग्री, वो भी क्या होता है जहाँ पर कोल्ड एरिया या फ्रीजिंग पॉइंट होता है वहाँ पर भी या वाटर होता है, वो भी यही काम करता है कि टेम्परेचर या तो वाटर उसके बीच में घुस गया और उसके मॉलिक्यूल्स को एक्सपेंस कर दिया। तो दिस इज़ कॉल्ड फिजिकल प्रोसेस। नाउ जैसे अब है राजस्थान में एक होता है सॉल्ट वेदरिंग। तो सॉल्ट वेदरिंग क्या होती है, हम राजस्थान की साइड में जाते हैं तो यहाँ पर नमक होता है, सॉइल के अंदर भी नमक है, रॉक्स के अंदर भी। तो जो रॉक है सॉल्ट की, उनके अंदर सॉल्ट है, तो जब रेनफॉल आती है, वाटर होती है, तो उसके साथ डिज़ोल्व हो जाता है। तो इस टाइप की जो, और उसकी वजह से जो रॉक्स हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं, तो इसको बोला जाता है सॉल्ट वेदरिंग। नाउ बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है क्या। बायोलॉजिकल प्रोसेस में आपने देखा होगा जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं, जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पर पत्ते होते हैं ऑटोमेटिक सड़ने या गलने लग जाते हैं। तो उसके पीछे रीज़न क्या है, तो जो सड़ते या गलते हैं उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म यानी अर्थ के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं जो स्प्लिट कर देते हैं। तो इसी तरीके से कुछ अर्थवॉर्म होते हैं। तो जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, अर्थवॉर्म है, ये भी रॉक को स्प्लिट करते हैं।
ये भी रॉक को क्या कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, और इस प्रोसेस को बोला जाएगा बायोलॉजिकल प्रोसेस। यानी बायोलॉजिकल मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू, जो लिविंग, ऐसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे दीमक जो हम कहते हैं वो, अर्थवॉर्म जो छोटे छोटे कीड़े और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अर्थ की वेयरिंग करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेदरिंग। और वेदरिंग आपको समझ में आ गया कि वेदरिंग है क्या। वेदरिंग मतलब कि वेयरिंग डाउन ऑफ द रॉक। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द इरोजन। अब इरोजन की बात करते हैं। तो इरोजन के अंदर देखो, ये चीज़ें यहीं पर रुक गई, ये चीज़ें इसने स्प्लिट कर दिया, किसी भी रॉक को स्प्लिट कर दिया। अब स्प्लिट करने के बाद में, जैसे ये रॉक थी एक, ये रॉक थी और इसको स्प्लिट कर दिया, ये एक रॉक थी और इसको स्प्लिट कर दिया। तो दिस, ये या तो केमिकल प्रोसेस से या फिर फिजिकल प्रोसेस से या बायोलॉजिकल प्रोसेस से ये स्प्लिट हो गई और ये स्प्लिट होकर यहीं है। बट इरोजन क्या करता है, इरोज यानी ये यहाँ से अगर स्लोप के साथ ये यहाँ से कैरी कर कर दूसरी जगह, मतलब यहाँ इसे ले जाया गया, यहाँ ये इकट्ठी हो गई, यहाँ से यहाँ आ गई, तो दिस इज़ कॉल्ड इरोजन। और इरोजन के अंदर जो एजेंट है इरोडेड करने के, कि ये पार्टिकल्स को उठाया यहाँ से उठाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड इरोजन, और यहाँ डिपॉजिट कर दिया। तो ये जो एजेंट है, इनके अंदर जो सबसे मेन एजेंट है दैट इज़ वाटर। वाटर में रिवर एंड विंड। जो रिवर है और विंड है, वैसे तो बहुत सारे एजेंट हैं, तो हम एजेंट की बात करते हैं, इरोजन एजेंट की, जो कैरी करते हैं इन पार्टिकल्स को। तो इन पार्टिकल्स को कैरी करने वाले होते हैं ग्लेशियर, विंड, रनिंग वाटर। रनिंग वाटर को हम रिवर्स में भी कह सकते हैं, रिवर, वेव्स एंड ग्राउंड वाटर, एंड waves and groundwater. Okay, these are the agent which is eroded these particle and carry one place to another. अच्छा, अब ये जितना स्लोप होगा उतनी ज़्यादा इनकी काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर कौन सी एनर्जी यूज़ होगी, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर कौन सी यूज़ हुई थी, यहाँ पर हुई थी मैकेनिकल एनर्जी। अब यहाँ काइनेटिक एनर्जी से, यानी काइनेटिक एनर्जी कैपेसिटी, जो काइनेटिक, अब ये सब लोग क्या करते हैं, इसमें कौन सी एनर्जी यूज़ होती है, काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी यूज़ होने के बाद में यहाँ मैकेनिकल एनर्जी हुई थी। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इरोजन। नाउ मास मूवमेंट। अब मास मूवमेंट क्या है बेटा, एक साथ बहुत सारा इरोड हो जाना, बहुत सारा मटेरियल इरोड हो जाना, डेट इज़ कॉल्ड मास मूवमेंट। और मास मूवमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर क्या प्ले कर रहा है इम्पॉर्टेंट रोल, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मास मूवमेंट के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड मास मूवमेंट। Mass movement due to the gravitational force. Now mass movement again we can classify into two parts. Mass movement again we classify into two parts. One is slow movement and second is rapid movement. रैपिड मूवमेंट एंड स्लो मूवमेंट। स्लो मूवमेंट देखो बेटा, ये जो मास मूवमेंट है वो एक साथ बहुत सारा क्या होना, मूवमेंट होना, बहुत सारा अमाउंट में रॉक्स का मूवमेंट होना या इरोजन होना, डेट इज कॉल्ड मास मूवमेंट। अब जहाँ स्लो होगा इट मीन्स कि वहाँ रैपिड यानी मॉडरेट स्लोप होगा। सबसे पहली बात तो जहाँ पर स्लोप होगा वहीं पर मास मूवमेंट होगा। तो जहाँ पर मॉडरेट स्लोप होता है
कौन सा स्लोप होता है, मॉडरेट स्लोप होता है, वहाँ पर मास मूवमेंट स्लो होगा, क्रीपर होगा, धीरे धीरे जाने वाला होगा। तो मॉडरेट स्लोप होना चाहिए। तो ये ध्यान है कि जो मास स्लो मूवमेंट है वो कहाँ पर होता है, मॉडरेट स्लोप पर। अब रैपिड स्लोप पर जो है वो कौन कौन से मूवमेंट होते हैं, तो इसके अंदर होते हैं जैसे अर्थ फ्लो, मड फ्लो, एवलांचेस, लास्ट वन इज लैंडस्लाइड। Now we discuss each of one in detail form, लैंडस्लाइड, अर्थ फ्लो, मड फ्लो। तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्थ फ्लो की। अर्थ फ्लो क्या होता है बेटा, सिल्ट का अमाउंट, यानी किसका अमाउंट, सिल्ट का अमाउंट। जब सिल्ट होती है जो बिल्कुल बारीक चिकनी मिट्टी होती है, उसका अमाउंट, जब उसका अमाउंट वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, यानी वाटर के साथ जो सिल्ट का अमाउंट डिज़ोल्व हो जाएगा, डेट इज़ कॉल्ड अर्थ फ्लो। और जो स्लोप होगा वो क्या होगा, बहुत रैपिड होगा, तो दिस इज़ कॉल्ड अर्थ फ्लो। अगर अब ये है मड फ्लो और अर्थ फ्लो में थोड़ा ही अंतर है। मड फ्लो होता है जहाँ पर सॉइल का सैचुरेटेड होना, यानी सॉइल का जब सैचुरेटेड होगा वाटर के साथ तो मड फ्लो होगा। देखो सॉइल का सैचुरेटेड कैसे होगा, जैसे ये स्टीपर है, क्योंकि रैपिड जो स्लोप होगा वहीं पर क्या होगा, रैपिड मूवमेंट होगा, मास मूवमेंट। तो यहाँ पर इसके नीचे क्या है, इम्पेरिवेबल रॉक। इम्पेरिवेबल रॉक मीन्स कि ऐसी रॉक जो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो यहाँ पर ये वाला जो रॉक है ये क्या हो गई, सैचुरेटेड हो गई। सैचुरेटेड यानी वाटर के साथ मैक्सिमम मिल गई। जब यहाँ पर ये सॉइल सैचुरेटेड हो गई तो ये क्या होगी, नीचे आके फ्लो करेगी। तो दिस इज कॉल्ड मड फ्लो। ओके, नाउ एवेलेंचेस क्या होता है, एवेलेंचेस होता है कि जो रॉक ऊपर से नीचे की तरफ के आ जाए। अब जो रॉक है उसके अंदर, जो रॉक ऊपर से नीचे आई वो नैरो होती है, नैरो होती है, और साथ में जो है नैरो रीजन में होगी, ये केस में होगी, नैरो रीजन में होगी। ठीक है, तो एवेलेंचेस होगा। अगर यही ड्राई, मतलब एवेलेंचेस और लैंडस्लाइड में ये एवेलेंचेस क्या होगा, इसमें वाटर डिज़ोल्व होगा, जबकि लैंडस्लाइड के अंदर वाटर कंपेरेटिवली एवेलेंचेस के लैंडस्लाइड क्या होगी, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, बट जो लैंडस्लाइड है वो ड्राई होती है, लैंडस्लाइड ड्राई होती है और एवेलेंचेस थोड़ा सा मॉइस्ट होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मास मूवमेंट। मास मूवमेंट क्यों होता है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्यों हुआ, ये जो पार्टिकल्स थे वो ग्रेविटी की वजह से ही तो नीचे आ रहे हैं, ग्रेविटी तो खींच रही है उन्हें। तो जो मास मूवमेंट है ये इंपॉर्टेंट है कि मास मूवमेंट क्यों होता है, तो मास मूवमेंट ग्रेविटी की वजह से होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द जियोमॉर्फिक प्रोसेस, और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एंड हैव यू एंजॉय दिस क्लास। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।